आज का हमारा टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी जो वर्ड है ये बना है स्लेव्स से, और स्लेव्स को हिंदी में बोलते हैं दास और इसे उर्दू में बोलते हैं गुलाम, और स्लेवरी को बोलते हैं गुलामी और इसे हिंदी में बोलते हैं दास्ता। ठीक है। स्लेवरी का मतलब होता है कि इंसानों को खरीद फरोख्त करना, उससे काम करवाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जानवरों को ख़रीदा जाता है, उसे बेचा जाता है, उससे घर में ला करके बांध के रखा जाता है, उससे काम करवाया जाता है। उसी प्रकार से पहले स्लेवरी थी, इंसानों को ख़रीदा जाता था, बिक्री किया जाता था और उन्हें ख़रीद के लाते थे तो उनसे काम करवाते थे, उनसे बांध करके रखते थे घर में, और उनको ठीक से खाना पीना भी नहीं देते थे। तो मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था इंसानों से, इसे बोला जाता था स्लेवरी। ठीक है। और एबोलिशन का मतलब होता है जब किसी सिस्टम को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, नियम को, कानून को जब हटाते हैं तो उसे बोलते हैं एबोलिशन। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब स्लेवरी को हटाना, उसे समाप्त कर देना इस सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है कोई शक्तिशाली देश जब अपने से कमज़ोर देश को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उस कमज़ोर देश को बोला जाता है कि वह कॉलोनी है। तो जैसे भारत जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था, उसी तरीके से फ्रांस के भी बहुत सारे देश थे जो फ्रांस के कॉलोनी थे, तो उन्हें यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंच कॉलोनीज़। ठीक है। तो जिस समय जैकोबिन रिजाइम आया, जैकोबिन रिजाइम का मतलब कि जितना दिन फ्रांस में रिपब्लिक रहा या फ्रांस में जब रिपब्लिक आया तो वहाँ पे जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट थी, इसीलिए उसे जैकोबिन रिजाइम बोलते हैं या इसे रीन ऑफ टेरर भी बोलते हैं। इस समय में जो फ्रांस के हेड था उसका नाम था रॉबिस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, और वो किसी भी व्यक्ति वो अपना विरोध बर्दाश्त ही नहीं करता था और सबको अरेस्ट करवा करके उसे गिलोटिन करवा दिया करता था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो जैकोबिन था, जैकोबिन क्लब में जो रॉबिस्पियर था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, इसने एक अच्छा काम किया और उसने ये किया कि इसने स्लेवरी को एबोलिश कर दिया फ्रेंच कॉलोनीज में। मतलब जो देश फ्रांस के गुलाम थे वहाँ पर इंसानों की खरीद बिक्री में मतलब इसने पूरी तरीके से रोक लगवा दिया। ठीक है। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गोवा, डेलोप एंड सैन डोमिंगो वेयर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। जो देश फ्रांस के गुलाम थे वो थे, ये 3 देश के नाम लिखे गए हैं, सैन डोमिंगो, गुआडेलूप, मार्टिनिक, और ये कैरिबियन में थे। कैरिबियन एक सी का नाम है, एक समुंदर का नाम है जो कि अमेरिका के पास में है। ये 3 देश थे, यहाँ से टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, वहाँ पर इसकी खेती होती थी और खेती होकर के फिर वहाँ से वो फ्रांस आता था। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ये जहाँ पर होम लिखा हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये देखिए फ्रांस जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर फ्रांस है, ये जो है ये फ्रांस है। ठीक है। देखिए ये फ्रांस लिखा हुआ दिख रहा है, कैरेबियन सी है और यहीं पर ये छोटे छोटे देश हैं। ठीक है। ये यहाँ पे यही वो देश थे, ठीक है, जो फ्रांस के कब्जे में था, फ्रांस का कॉलोनी था। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे कितना दूर है फ्रांस से। तो ये देखिए, तो ये जो है ये यहाँ पे फ्रांस है और ये यहाँ पे ये जो देश हैं ये इसके कब्जे में थे। तो इस तरीके से फ्रांस से ये लोग यहाँ आते थे और ये पूरा एरिया इनके कब्जे में था। यहाँ पर शुगर की, कॉफ़ी की, टोबैको की, इंडिगो की खेती होती थी और फिर ये यहाँ से फ्रांस जाता था, फ्रांस में सप्लाई होता था। ठीक है बच्चों। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मींट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन दी प्लांटेशंस। लेकिन ये जो एरिया जो फ्रांस के कब्जे में था, ये जो देशों के नाम अभी हम लोगों ने देखा, ये 1, 2, 3, यहाँ पर जो यूरोपियंस थे यानी फ्रांस के जो लोग थे वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अनजान जगह था, वो अनजान क्लाइमेट था, वहाँ का वेजिटेशन अलग था, वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक, नहीं चाहते, नहीं चाहना, किसी चीज़ को नहीं चाहते हुए भी जो काम करते हैं उसे रिलक्टेंस बोला जाता है। और इसके चलते क्या हुआ कि वो जो एरिया जो उसके कब्जे में था वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया। मतलब वहाँ पर कोई आदमी नहीं मिलता था, वहाँ पे कोई मजदूर नहीं मिलता था काम करने के लिए उनके खेतों पर। सो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो जब कोई आदमी ही नहीं जाना चाहता था वहाँ पे, तब क्या हुआ, इंसानों की खरीद बिक्री शुरू होती है और इसे बोला जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रेड जो होता था
गुलामों का ये 3 देशों के बीच में होता था। पहला था यूरोप, दूसरा अफ्रीका और अमेरिका। क्योंकि यूरोप में था फ्रांस, और फ्रांस के जो व्यापारी थे वो जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका से इंसानों को खरीदा जाता था और फिर उनसे खरीद करके यहाँ पर अमेरिका में ले जाते थे और अमेरिका में उनसे खेती करवाया जाता था, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे देश यूरोपियन कंट्री के कब्जे में थे। तो इसे हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो है ये फ्रांस है, ठीक है, और ये है अफ्रीका, और ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये आपको अमेरिका है, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये एरिया जो था वो फ्रांस के कब्जे में था। तो अब ये जो फ्रांस था, यहाँ के लोग यहाँ नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। तो ये लोग, फ्रांस के लोग क्या करते थे, ये यहाँ से अफ्रीका आते थे, और अफ्रीका आने के बाद यहाँ से ये इंसानों की खरीदारी शुरू होती थी, खरीदते थे, और ख़रीद करके ये पानी के जहाज़ से ये यहाँ पैसे जाते थे, और ये यहाँ पर उनसे खेती करवाई जाती थी। और फिर यहाँ पे जो फसल उगता था, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, शुगर, इंडिगो, टी वगैरह, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के फ्रांस आता था। तो आप देखिए कि ये ट्रायंगल बन रहा है। ये एक पहला जो हो गया फ्रांस, और दूसरा जो हो गया अफ्रीका, और यहाँ पे तीसरा हो गया अमेरिका। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे ही ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। 17th सेंचुरी कहने का मतलब 1601 से लेकर के 1700 के बीच में। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स एंड नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बाउट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, ब्रांडेड एंड सैकल्ड। द स्लेव्स वेर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। अब ये बोल रहा है कि फ्रांस के जो व्यापारी थे, मर्चेंट का मतलब हो गया व्यापारी, ठीक, ये पानी के जहाज से तैर करके आते थे, अफ्रीका के कोस्ट पर आते थे, और वहाँ पर उन्हें ब्रांडेड किया जाता था, शैकल यानी कि उन्हें बांधा जाता था, उन्हें टाइटली पैक किया जाता था। सोचिए कि जैसे जानवरों को बांध करके लाते हैं वैसे लाया जाता था, और फिर इन्हें शिप्स के ऊपर में लादा जाता था। और 3 महीने की लंबी यात्रा थी। 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद फिर ये अटलांटिक ओशन पार करते हुए ये कैरेबियन पहुंचते थे, और फिर वहाँ पे उनसे उतारा जाता था उन लोगों को। आइए एक बार हम लोग फिर से मैप में देखते हैं इसको। देखिए कि ये जो जगह है ये है फ्रांस, और ये है अफ्रीका, और ये है अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्रांस के व्यापारी आते थे अफ्रीका में, और अफ्रीका से यहाँ पर ख़रीदते थे इंसानों को, और ख़रीद करके फिर यहाँ से पानी के जहाज़ में यहाँ ले जाते थे। यहाँ पर उनसे खेती करवाई जाती थी। ये कैरेबियन है, इस एरिया को कैरेबियन बोलते हैं। और फिर जब यहाँ पे खेती करवा हो जाती थी तो और फसल को यहाँ से लेकर के यहाँ पर फ्रांस लाया जाता था, जिसे कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोलते हैं। और ये अफ्रीका से जो ये कैरेबियन, ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जो है ये 3 महीने का पानी के जहाज़ का रास्ता था। और ये इसमें ऐसा होता था कि मान लेते हैं कि 300 लोगों को अगर ख़रीदा गया और ख़रीद करके पानी के जहाज़ में लादा गया, और लाद करके जब उनको ले जा रहे हैं तो रास्ते में क्या होता था कि 150 मर भी जाते थे। तो उनको क्या करते थे कि उनको उठा करके सीधे पानी में, यहाँ पर ये बीच अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में उन्हें फेंक दिया जाता था। और फिर वो मतलब उनको कुछ ये गम नहीं था कि ये बेचारे इंसान हैं, इनको बांधा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब ये जब यूरोप के लोग जाना ही नहीं चाहते थे वहाँ पर, तब ये स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। इन लोगों को ख़रीदा जाता था अफ्रीका से, और फिर इन्हें अमेरिका ले जा करके उनसे खेती करवाई जाती थी, और तब जा करके यूरोप में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की आपूर्ति यानी सप्लाई शुरू हो गया। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नैंटेस, ये बोर्डेक्स और नैंटेस 2 पोर्ट हैं, बड़े फेमस पोर्ट हैं फ्रांस के। जैसे हमारे यहाँ कैसे मुंबई है, मद्रास है, और कोलकाता है, कोची है, तो उसी तरीके से ये फ्रांस के बड़े फेमस पोर्ट्स हैं। तो क्या हुआ कि जब स्लेव ट्रेड शुरू हो गया तो अब ये चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू हो गया, और जब इन चीज़ों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो गया तो ये जो पोर्ट सिटीज़ थे बोर्डेक्स और नैंटेस फ्रांस के, ये काफ़ी प्रॉस्पर, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने लगे, स्लेव ट्रेड के फ्लश करने के कारण, फ्लरिश करने के कारण। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि स्लेवरी का स्टार्टिंग जो हुआ था 17th सेंचुरी में हुआ था, और 18th सेंचुरी आते आते भी स्लेवरी को कोई ख़राब नहीं मानता था। सब समझता था कि कोई जैसे जानवर को खरीद रहे हैं वैसे इंसानों को खरीद रहे हैं, मतलब किसी को इनके प्रति कोई दया नहीं थी, और सबको लगता था कि चलो ठीक ही है, कोई गलत नहीं है, इसके बारे में कोई उतनी आलोचना नहीं होती थी, इनकी कोई बुराई बहुत कम लोग किया करते थे। द नेशनल असेंबली
held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects including those in the colonies। जब फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की हट जाती है और वहाँ पर नेशनल असेंबली आती है, मतलब जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, तो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पर ये डिबेट शुरू हो जाता है कि क्या फ्रांस में जो सारे लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं तो उन देशों में भी ये अधिकार लोगों को मिलने चाहिए जो देश फ्रांस के गुलाम हैं। तो इस पर सिर्फ डिबेट चलता था, लेकिन होता कुछ नहीं था। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन जो नेशनल असेंबली थी, मतलब फ्रांस की जो पार्लियामेंट थी, वो कोई कानून नहीं बनाती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम लोग स्लेव ट्रेड को पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो स्लेव ट्रेड के चलते बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, प्लांटेशन को संभाल रहे हैं, उनको भारी नुकसान होगा। तो और वही लोग उनको डोनेशन देते थे, तो इसलिए डर के मारे ये लोग जो थे वो स्लेव ट्रेड को बैन नहीं करते थे। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच कॉलोनीज ओवरसीज पोजेशंस। 1794 में जब फ्रांस में रिपब्लिक आया, फ्रांस जब रिपब्लिक बन गया और वहाँ पर जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट आई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब वहाँ का हेड बन गया, तब उसने क्या किया कि सारे फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को उसने बैन कर दिया, स्लेवरी पर पाबंदी लगा दी कि कोई स्लेवरी नहीं करेगा, इंसानों की खरीद बिक्री कोई नहीं करेगा। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 years लेटर। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, लेकिन ये कुछ ही दिनों तक रहा, मतलब 1-1.5 साल तक रहा। उसके बाद जब आ गया नेपोलियन, जब नेपोलियन रूल करने लगा फ्रांस के ऊपर में, तब उसने स्लेवरी को दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसे दोबारा स्टार्ट कर दिया। प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और जब नेपोलियन ने इस चीज़ को दोबारा शुरू कर दिया, तो अमेरिका में जो प्लांटेशन ऑनर्स थे, जो फ्रांस के लोग थे, जो वहाँ पर सारे बड़े बड़े खेतों के ऑनर थे, उन लोगों को एक आज़ादी मिली और उन लोगों ने फिर से इंसानों की खरीद बिक्री शुरू कर दिया। यहाँ पे अफ्रीकन निग्रोज लिखा हुआ है। अफ्रीका के लोग जो वैसे लोग जो एकदम बिल्कुल काले होते हैं, कोयला की तरह काले होते हैं, उन्हें निग्रो कहा जाता है। और निग्रो एज ए सेंस कोई अच्छा वर्ड नहीं है, उन्हें नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। 1848 में फ्रांस में क्या हुआ था कि दूसरी बार रिपब्लिक आई थी, जो आगे क्लास 10th में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। तो जब दोबारा फ्रेंच कॉलोनीज में या फ्रांस में जब रिपब्लिक आया, तो फिर से जो स्लेवरी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था 1848 में। यहाँ पर एक वर्ड, न्यू वर्ड्स देखते हैं हम लोग। निग्रोज, निग्रोज ए टर्म यूज टू द इंडिजीनियस पीपुल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। अफ्रीका के जो साउथ मतलब सहारा डेजर्ट के नीचे का जो अफ्रीका है, जहाँ पर लोग बिल्कुल कोयले की तरह काले होते हैं, तो वहाँ के इंडिजीनियस लोगों को निग्रो बोला जाता है। यह एक डेरोगेरेटरी टर्म है, मतलब ये कोई अच्छा टर्म नहीं है, मतलब उन्हें नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और ये अभी कोई यूज़ में नहीं है, अभी कोई यूज़ नहीं करता है दुनिया में इस वर्ड को, उस ज़माने में यूज़ होता था। यहाँ इमांसिपेशन लिखा हुआ है। इमांसिपेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब मुक्ति। इमांसिपेशन को हिंदी में बोलते हैं मुक्ति। यहाँ पर एक फिगर है, हम लोग फिगर को देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये एक औरत है जो फ्रेंच औरत है, फ्रेंच ड्रेस पहनी हुई है, और ये एक जेंट्स है जो फ्रेंच ड्रेस पहना हुआ है। और ये दो लोग जो हैं ये निग्रोज हैं, मतलब वो काले लोग हैं जिन्हें खरीद बिक्री किया जाता था, ठीक है। और इनके बारे में नीचे देखिए फिगर नंबर 14 में लिखा हुआ है, द इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स, मतलब गुलामों का मुक्ति, मतलब गुलामों को मुक्ति मिल रही है। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब्स द इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स। ये जो पेंटिंग है ये 1794 की पेंटिंग है, छपी थी। द ट्राई कलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन। ऊपर में 3 रंग का एक स्लोगन है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, ये 3 रंग का एक स्लोगन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे आइए, नीचे में देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि द राइट्स ऑफ मैन, मतलब इंसानों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो। नीचे लिखा हुआ है द इंस्क्रिप्शन बिलो रेड्स, और नीचे में लिखा हुआ है ये वाला जो एरिया, ये फ्रांस में लिखा हुआ है, ला लिबर्टे दे कॉन लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, मतलब जो लोग आज़ाद नहीं हैं उन्हें आज़ादी मिली। ए फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाई गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर। यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है बच्चों। इंडियन का मतलब ऐसा नहीं कि भारत के लोग हैं, इंडियन का मतलब होता है प्रिमिटिव लोगों के लिए इंडियन वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब पुराने ज़माने के लोग, आदिवासी लोग जो अभी भी पुराने तरीक़ा से रह रहे हैं, उन्हें इंडियन बोला जाता है, चाहे वो अमेरिका के हों, अफ्रीका के हों या कहीं के हों।
तो जनरली ये अफ्रीका और अमेरिका के जो प्राचीन लोग हैं उन्हें इंडियन बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो एक फ्रेंच औरत है, ठीक है, तो ये इंडियन आदमी है, इंडियन आदमी को फ्रेंच कपड़ा पहना रही है, फ्रेंच कपड़ा पहना करके उसे सिविलाइज करना चाह रही है।